नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली कार ब्लास्ट से। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में लाल किला के पास कार ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, क्या जैश का हाथ है? इन सवालों के जवाब सबूतों के साथ तलाशे जा रहे हैं। अब इस बीच दिल्ली ब्लास्ट केस में ऐसा खुलासा हुआ है जिससे जांच की पूरी दिशा ही बदल सकती है। सूत्रों की माने तो दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में जैश का हाथ है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी उमर मोहम्मद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और अब उसकी ब्लास्ट वाले दिन की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं। उसी से जांच में आगे का रास्ता मिल सकता है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि इस मामले के दोनों संदिग्धों डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी की थी। डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर दोनों ने इस साल जनवरी के पहले हफ्ते में यह रेकी की थी। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन के डंप डेटा से यह जानकारी मिली है। पूछताछ में ये भी जांच एजेंसी को पता चला कि 26 जनवरी पर लाल किले को टारगेट करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। ये दिवाली पर भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। जैश टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार मुजम्मिल की कार कई बार लाल किला के पास से गुजरी थी। मुजम्मिल के फोन का डंप डेटा खंगाला गया जिसमें खुलासा हुआ कि मुजम्मिल कई बार लाल किले के पास गया था। दिल्ली में ब्लास्ट के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में थे। यहीं से डीजीपी, मुख्य सचिव और इन्वेस्टिलेंस के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। रात में ही काशी, मथुरा, अयोध्या के आला अफसरों के साथ बातचीत की, उन्हें दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी रखा है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर बी मुरुगेशन ने सभी जिलों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अन्य दिशा निर्देश भी दिए। एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि धमाकों के बाद पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस और दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। इसके साथ ही अन्य सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ भी समन्वय बनाया जा रहा है। हिमाचल बॉर्डर और सहारनपुर बॉर्डर पर विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। इन राज्यों के अधिकारियों से हर घंटे जानकारी साझा की जा रही है। इसके साथ ही नेपाल सीमा पर भी एसएसबी के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली में हुए धमाकों के बाद पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी रखा है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने सभी जिलों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अन्य दिशा निर्देश भी दिए। एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि धमाकों के बाद पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस और दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। इसके साथ ही अन्य सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ भी समन्वय बनाया जा रहा है। हिमाचल बॉर्डर और सहारनपुर बॉर्डर पर विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। इन राज्यों के अधिकारियों से हर घंटे जानकारी साझा की जा रही है। इसके साथ ही नेपाल सीमा पर भी एसएसबी के साथ समन्वय बनाया जा रहा है।
दिल्ली बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस एक्शन मोड पर है। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पुणे इलाके में महाराष्ट्र एटीएस द्वारा कार्यवाही करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। हिरासत में पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने मुंब्रा में रहने वाले एक शिक्षक से पहचान होने का दावा किया। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने आज तड़के मुंब्रा इलाके में कौसा में छापेमारी करते हुए शिक्षक के घर पर लैपटॉप, फोन और कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि अचानक महाराष्ट्र एटीएस के छापेमारी करने से टीचर को भी समझ नहीं आया कि आखिर एटीएस ने उसके घर पर कार्यवाही क्यों की। मुंब्रा में जिस शिक्षक के घर पर महाराष्ट्र एटीएस ने छापेमारी की है, उसका नाम फिलहाल पता नहीं चला। इस शिक्षक का घर मुंबई के कुर्ला इलाके में भी है, इसलिए मुंब्रा में घर की तलाशी लेने के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने शिक्षक को मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित दूसरे घर ले गए और वहां पर तलाशी महाराष्ट्र एटीएस द्वारा जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इस बार कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। महागठबंधन और एनडीए के साथ पीके की जन स्वराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी मैदान में है। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा, हमें भरपूर जनादेश और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार की जनता एक बार फिर जनादेश देकर बिहार में एनडीए को मौका देने जा रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं को दूसरे चरण के मतदान से लेकर मतगणना तक सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ से मतगणना केंद्र तक सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता पक्ष और प्रशासन धांधली कर सकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि पोलिंग एजेंट मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे हुए कुल व्यक्ति जिसे पीठासीन अधिकारी की ओर से पर्ची दी गई है, उसका पूरा विवरण रख लें। वोटिंग के बाद पीठासीन से फॉर्म 17C जरूर लें। अपने सामने ईवीएम को सील करवाएं। वोटिंग समाप्त होने से लेकर ईवीएम के वज्र गृह तक जाने के समय तक ईवीएम के साथ रहें। अपनी गाड़ी में वज्र गृह तक जाएं। जेडीयू नेता के.सी. त्यागी ने कहा कि ये चुनाव लालू यादव के कुशासन और नीतीश कुमार के सुशासन के बीच था। कभी आरजेडी वोट चोरी की बात करते रहे, कभी ईवीएम की। ये उनकी हताशा थी। हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे, नीतीश कुमार की सीएम कहेंगे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने कहा, जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, कौन कह सकता है कि कौन जीत रहा है। यह कहना कि एनडीए की सरकार बन रही है बिल्कुल गलत है। जनता फैसला करती है। बिहार का माहौल ऐसा है कि सरकार महागठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी। एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में चढ़ाए जाने वाले लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले नकली घी मामले में मंदिर बोर्ड के पूर्व प्रमुख से पूछताछ हुई है। जांच एजेंसी ने मंगलवार को तिरुमाला घी में कथित मिलावट मामले में तिरुमला तिरुपति मिलावट मामले में देवस्थानम के पूर्व प्रमुख ए.वी. धर्म रेड्डी से पूछताछ की। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम ने जांच के दौरान पाया कि आंध्र प्रदेश में तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पवित्र तिरुपति लड्डू प्रसादम की तैयारी में कथित तौर पर मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था। तिरुपति मंदिर के पूर्व प्रमुख ए.वी. धर्म रेड्डी, जो टीडी के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, मामले की विस्तृत जांच के लिए तिरुपति में एसआईटी कार्यालय के समक्ष पेश हुए।
जांच एजेंसी के अनुसार टीटीडी को 2019 से 2024 तक 5 साल की अवधि में लगभग 250 करोड़ रुपए मूल्य का अनुमानित 68 लाख किलोग्राम नकली घी प्राप्त हुआ। नल्लेलोर एसीबी अदालत को सौंपी गई रिमांड रिपोर्ट में विस्तृत जांच से पता चला। प्राथमिक आपूर्तिकर्ता उत्तराखंड स्थित डेयरी ने दूध या मक्खन की एक भी बूंद खरीदे बिना इतनी बड़ी मात्रा में घी पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी। नवंबर का दूसरा हफ्ता आते ही एक बार फिर दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का तीसरा फेज लागू कर चुकी है। पिछले वर्षों की तरह स्कूल, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों पर इसका क्या असर रहेगा? क्या प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद होंगे? प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी होने लगे हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय 5वीं कक्षा तक के लिए हाइब्रिड मोड का निर्देश दे चुका है, यानी दिल्ली में 5th तक की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलेंगी। पेरेंट्स अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें बच्चे को स्कूल भेजना है या नहीं। इसके नियम विस्तार से समझने के लिए पेरेंट्स संबंधित स्कूल में संपर्क कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई बार अवसर देने के बावजूद रासुका में निरुद्ध व्यक्ति की याचिका पर जवाब न दाखिल किए जाने पर अपर मुख्य सचिव गृह को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने गाजीपुर के शब्बीर अहमद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने गत 6 फरवरी से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में रह रहे याची की याचिका पर जवाबी हलफनामा के लिए गत 10 सितंबर को समय दिया था। 29 अक्टूबर को समय फिर बढ़ाया गया। गत 6 नवंबर को कोर्ट ने राज्य की ओर से जवाबी हलफनामा 11 नवंबर को या उससे पहले दाखिल करने को कहा। ये भी कहा कि ऐसा ना करने पर कोर्ट को अपर मुख्य सचिव गृह को तलब करने के लिए बाध्य होगा पड़ेगा। उस समय गाजीपुर के जेल अधीक्षक की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। गाजीपुर के डीएम व केंद्र सरकार का जवाबी हलफनामा भी आ गया व याची की ओर से डीएम के जवाब का प्रत्युत्तर शपथ पत्र भी आ गया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन से आदेश को सीजेएम लखनऊ के माध्यम से अपर मुख्य सचिव गृह को प्रेषित करने को कहा। रजिस्ट्रार अनुपालन उसी दिन एसीएस को आदेश प्रेषित कर दिया। इसके बावजूद अपर मुख्य सचिव गृह ने राज्य की ओर से मंगलवार तक जवाबी हलफनामा दाखिल किया। सुनिश्चित नहीं किया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव गृह को 13 नवंबर को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या उस समय तक यह सुनिश्चित करने की कि राज्य की ओर से अपेक्षित जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया गया है का निर्देश दिया। तुर्की वायुसेना का एक C-130 सैन्य कार्गो विमान जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि विमान में 20 तुर्की कर्मी सवार थे, जिसमें उड़ान दल भी शामिल था। हादसे में कितने लोगों की मौत हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो यह विमान अजरबैजान के गांजा शहर में उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही जॉर्जिया के सिघननागी नगरपालिका क्षेत्र में गिर गया।
ये इलाका अजरबैजान सीमा के पास है और पहाड़ियों व जंगलों से घिरा हुआ है। हादसे के बाद सामने आए शुरुआती वीडियो में घास से ढकी पहाड़ी पर बिखरे मलबे के टुकड़े, जलते हुए धातु के हिस्से और उठता हुआ काला धुआं दिखाई दिया। कुछ सोशल मीडिया फुटेज में विमान को तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरते और फिर आग की लपटों से फटते हुए दिखाया गया। हालांकि रॉयटर्स ने इस वीडियो को स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया द्वारा समाप्त हो चुका है और अब टीम इंडिया अपने घर में साउथ अफ्रीकी टीम से लोहा लेने के लिए तैयार है। साउथ अफ्रीकी टीम भारत दौरे का आगाज 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से करेगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 30 ओडीआई मैच और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम से खेला जाएगा। 6 साल बाद यहां टेस्ट मैच खेला जाएगा। आखिरी बार ईडन गार्डन्स से नवंबर 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खेला गया था। श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे का 11 नवंबर को आगाज हुआ। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले ओडीआई मुकाबले में पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को 6 रनों से हराने में कामयाब रही। रोमांचक मुकाबले में बानिंदु हसरंगा ने श्रीलंका को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजी ने आखिर ओवर्स में कमी हुई। गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 299 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 50 ओवरों में 9 विकेट खोलकर 293 रन बना सकी। श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 52 गेंदों पर 7 चौकों की बदौलत रनों की पारी खेली। हसरंगा जब तक क्रीज पर मौजूद रहे तब तक लंका की जीत की उम्मीद लग रही है कि लेकिन 39वें ओवर से आउट होते ही सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।